हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है पुनः मूल्यांकन। आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रहा होगा। हेडिंग में क्या लिखा है? साझेदारी पेढ़ी की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन और उनकी हिसाबी असर। तो बेसिकली आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इसी के आसपास ही है, यानी हम पुनः मूल्यांकन के बारे में सीखेंगे। पुनः मूल्यांकन क्या होता है, उसकी असर कैसे देते हैं, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो थियोरी लिखा हुआ मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको अपने हिसाब से पहले समझा देता हूँ। हाँ, एक चीज और जब ये आप क्लास देख रहे हो तो ट्राई करना कि आपके पास बुक हो और प्लस एक पेंसिल जरूर हो। उससे क्या, जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ बुक में वो टिक कर लेना, बाकी जो मैं लिखने वाला हूँ उसको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और जब भी आपको रिवाइज करना होगा, जब भी आपकी एग्जाम होगी, जब भी आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर क्या टॉपिक कहता है, देखो हमारे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा है पुनः मूल्यांकन। टॉपिक का नाम मैंने अभी आपको दिखाया ना, टॉपिक का नाम क्या है? पुनः मूल्यांकन। अब सवाल ये है कि ये पुनः मूल्यांकन क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं मूल्यांकन वर्ड की, तो मूल्यांकन का मतलब होता है आंकना। क्या होता है? आंकना। मतलब किसी वस्तु की कीमत को क्या करना है? निश्चित करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कीमत निश्चित करना। ठीक है, आंकना लिखो या कीमत निश्चित करना। ठीक है, अब पुनः की बात करें तो पुनः का तो मतलब हम जानते हैं, इसका मतलब होता है फिर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से हमें क्या करना है, किसी वस्तु की या जो भी हमारे पास है उनकी कीमत को हम क्या करेंगे? निश्चित करेंगे। और जब कीमत को हम निश्चित करेंगे तो हमें क्या होगा? देखो, कीमत को निश्चित करने से रिजल्ट मिलेगा और वो जो रिजल्ट होगा हमारा, वही हमें चेक करना है कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि रिजल्ट, तो सबसे पहला सवाल ये है कि कीमत जो निश्चित करना है हमें, ये कीमत किन चीजों का निश्चित करना है। तो आपको वो पता होना जरूरी है कि कीमत हमें किन चीजों का निश्चित करना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम पुनः मूल्यांकन दो ही चीजों का करते हैं। एक है हमारी संपत्तियों का और दूसरा है हमारे दायित्वों का। जो हेडिंग में भी आपको मैंने दिखाया, संपत्तियों दायित्वों का पुनः मूल्यांकन और उनकी हिसाबी असरें। तो याद रखना है कि हमें दो ही चीजों का पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं, एक है हमारी संपत्तियां और एक है हमारे दायित्व। इन्हीं काम क्या करते हैं? पुनः मूल्यांकन करते हैं। और इनके रिजल्ट से दो ही बातें सामने आएंगी, या तो हमें लाभ होगा या तो हमें क्या होगा? हानि होगा। अब सवाल है कि सर ये कैसे पता चला, तो इसको मैं बताऊं उससे पहले हम कुछ और चीजें चर्चा करते हैं, फिर मैं इस पर आता हूं। देखो, अभी पुनः मूल्यांकन ऐसा जरूरत क्यों पड़ता है, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देके चलता हूं। जैसे कि मान लो 1/1/2015, कौन सी तारीख है? 1/1/2015 को मैंने एक जमीन खरीदा था। ठीक है, क्या लिया था मैंने? एक जमीन लिया था 5 लाख रुपए में। फिर ये यूज करते रहा, फिर 1/1/2021 यानी 6 साल के बाद मैंने ये देखा कि इस जमीन की आज मार्केट में कीमत क्या है। सिर्फ ये पता करना चाहा तो मुझे पता चला कि जमीन की मार्केट में कीमत मान लो 12 लाख रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? 12 लाख। अभी ध्यान से बात को समझना। अब सवाल ये है कि मुझे अचानक से कैसे दौरा पड़ा कि मैं आज ये जानना चाहा कि आज इसकी कीमत कितनी हो गई। इसके रीजन से, इसके कुछ रीजन है जिनकी वजह से हम ये जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उनके रीजन क्या है या उनके कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग के वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, वो अगर आप नहीं देखो तो उसको जरूर देखना। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। कारण में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहला कारण हमारा क्या था कि जब हम लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन करते हैं। पहला कारण क्या था? लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन। पहला कारण यह था कि जब हम लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन करते हैं तब ये हो सकता है। दूसरा कारण था किसी साझेदार का प्रवेश होता है। और तीसरा कारण था किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु होती है। क्या? किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु होती है। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से मुझे ये चेक करने के लिए सदमा आया कि भाई आज जो जमीन मैंने 2015 में ली थी उसकी आज मेरी कीमत यानी 1/1/2021 को उसकी कीमत क्या है। तो मैंने चेक किया तो कीमत कितनी हो गई है? 12 लाख रुपए हो गई है। अब इससे क्या पता चलता है? कीमत का 12 लाख होना यह दर्शाता है कि अगर मैं आज के आज जमीन बेच देता हूं, ठीक है, आज की आज जमीन बेच देता हूं तो हमको कितना फायदा हो जाएगा? 7 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। हमें बेचना नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है कि अगर बाजार कीमत इतनी है और हमारी बही में इतना दर्शाया गया है तो हमें कितने का फायदा हो सकता है, कितने का नुकसान हो सकता है। तो अगर देखोगे तो हमें 7 लाख रुपए का क्या हो गया है? लाभ हो गया है।
बात समझ में आया? तो इसी लाभ के बारे में हमें विचार करना होता है कि इस लाभ का हमें करना क्या है। यही पूरा आपका काम क्या हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुनः मूल्यांकन बोलते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है कि कीमत घटना बढ़ना, अभी वो मैं समझाऊं कीमत घटना बढ़ना, लाभ होगा हानि होगा, कैसे पता चलेगा। हालांकि जमीन है तो जमीन की कीमत तो बढ़ गई ना, तो बढ़ गई तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इतना है, इतना नोट कर लेना। अभी आ जाओ बुक में। बुक में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, आपको मतलब जो टॉपिक है वो अंडरलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चालू साझेदारी पेढ़ी की बही में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसकी बात हो रही है, चालू साझेदार, यानी जो अभी हैं उनकी बात हो रही है। उन्हीं को फायदा या नुकसान मिलेगा, आने वाले नए को या जाने वाले को हम उसके बाद का नहीं देंगे, अभी जो है वो ही हम उसको दे देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2021, तो 2021 से पहले जो भी काम हुआ था उसमें सभी लोग थे ना, उनको उसी हिसाब से पैसा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि क्या होना चाहिए। पहला तो याद रखना है कि चालू साझेदारों पेढ़ी की बही में संपत्तियां और दायित्वों की जो कीमत लिखा, क्या लिखा, पेढ़ी की बही में। यहाँ पे बही का मतलब क्या है, आर्थिक चिट्ठे में जो भी संपत्तियां या दायित्व लिखे गए हैं, जो भी कीमत पे लिखे गए, उनकी वर्तमान कीमत लाने को हम क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन। तो याद रखना है, ये डेफिनेशन आपको पूछा जाता तो यहां से यहां अंडरलाइन कर लो। क्या लिखा गया है कि चालू साझेदारों पेढ़ी की बही में जो भी संपत्तियां दायित्व लिखी होती हैं, उनकी वर्तमान कीमत लाने की। तो याद रखना है, मेन इसमें आपको क्या है, वर्तमान कीमत लाने को हम क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन कहते हैं। अब सवाल ये कि वर्तमान कीमत लाने का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि पेढ़ी में बही में, देखो पेढ़ी की बही में जिस कीमत से लिखे गए हैं जो भी चीजें हमारी संपत्तियां दायित्व, जिस कीमत से लिखे गए, तो यहां मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, जिस कीमत से लिखे गए हैं उन्हें नई कीमत पर बही में दर्शाना। यानी अब हमें क्या करना है, उन्हें नई कीमत पर दर्शाना है। और नई कीमत पे दर्शाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन कहते हैं। तो यहां से लेके यहां तक का डेफिनेशन अगर आप याद रखते हो, हालांकि जो मेन है वो यही है। ठीक है, तो मेन में अंडरलाइन ऐसे कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, यहां से यहां तक का ही है। हाँ, लेकिन अगर इसको याद रखोगे तो बुराई नहीं, आपके लिए फायदा होगा। क्लियर है? तो पुनः मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, पुनः मूल्यांकन का मतलब होता है कि हमारी बही में जो भी संपत्ति और दायित्व लिखे गए हैं उनकी वर्तमान कीमत लाना। वर्तमान कीमत लाने का मतलब यह है कि बही में जो भी कीमत पे लिखा गया उसको हटा के उसे नई कीमत पर लिखना, अर्थात कि संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। क्लियर है? तो ये आपका डेफिनेशन था पुनः मूल्यांकन का। ये किसका डेफिनेशन था, आपका पुनः मूल्यांकन का। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा, देखो ये बाकी के जो बीच की चीज है वो मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए अभी इसको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेशन जो है वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। डेफिनेशन क्या कहता है, किस संपत्ति, किसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन याद रखना है, पुनः मूल्यांकन खाते का बता रहा हूं मैं आपको। तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि संपत्तियों और दायित्वों की पुनः मूल्यांकन, क्या लिखा है, संपत्तियों और दायित्वों की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर लिखने के लिए। अभी मैंने कहा कि हमें पुनः मूल्यांकन करना है, नए कीमत पर पुरानी कीमत पर दर्शाना है, कितना परिवर्तन हुआ वो देखना है। तो उसको हिसाबी असर लिखने के लिए पेढ़ी की बही में एक विशेष खाता खोला जाता है। क्या, कि जो भी पुनः मूल्यांकन हुआ है उसकी हिसाबी असर लिखने के लिए पेढ़ी की बही में एक विशेष खाता खोला जाता है, और उस विशेष खाता को ही हम क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं, इंग्लिश में रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। तो आपको याद रखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं। अभी बात करते हैं ये जो फायदा या नुकसान होगा। तो फायदा और नुकसान को मैं यहाँ पे आपको समझाने से अच्छा है मैं यहाँ पे ही, मैं इसके नीचे ही कंटिन्यू करता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो सवाल में हमें क्या कहा गया, सवाल में नहीं मतलब जो हमने थियरी पढ़ा उसमें हमें ये बताया गया कि जब हम पुनः मूल्यांकन करेंगे तो दो ही चीजों का पुनः मूल्यांकन करेंगे। एक होगी हमारी व्यवसाय की संपत्ति और एक होगा हमारे व्यवसाय का दायित्व। ठीक है, ध्यान से समझना, एक होगा संपत्ति और एक क्या होगा, दायित्व। अब समझ में कैसे आएगा, पता कैसे चलेगा कि क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो याद रखना है सबसे पहला पॉइंट तो, इस संपत्ति और दायित्व का जब हम क्या करते हैं, पुनः मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं, पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन। तो पुनः मूल्यांकन से जो रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट में दो ही चीजें दिखेंगी, या तो आपको लाभ दिखेगा या तो आपको हानि दिखेगा, जो ऊपर मैंने आपको पहले यहाँ पे देखो लिख दिया था। इनका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट दो ही तरीके का होगा, या तो लाभ का होगा या तो हानि का होगा। तो वो आपको याद रखना है। अब पता कैसे चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल्स को अगर दिमाग में रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना जरूरी, कंसेप्ट याद हो गया तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो कंसेप्ट ये कहता है, जैसे कि मेरे पास मान लो एक जमीन है। जमीन हमारी क्या है, तो जमीन है हमारी संपत्ति। तो यहाँ पे मैं साइड में ये भी लिख देता हूँ कि जमीन हमारी क्या है,
संपत्ति। ठीक है, जमीन की कीमत 2000, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 16 और यहाँ पे ले लेता हूँ 2021। जो जमीन की कीमत 2016 में ये थी 5 लाख रुपए और 2021 में हो गई है 8 लाख रुपए। जमीन क्या है हमारी? जमीन है हमारी संपत्ति। अगर संपत्ति देखो, अगर आज मैं जमीन को बेचने जाता हूं, जैसे मान लेते हैं कि आज ही मैं जमीन को बेचने गया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या बनेगा? तो रिजल्ट ये बनेगा, यहाँ पे मैं रिजल्ट भी लिख देता हूं। रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट ये बनेगा कि 3 लाख रुपए क्या होंगे, हमें ज्यादा मिलेंगे। क्या होगा? 3 लाख रुपए में ज्यादा मिलेगा। और ज्यादा मिलने का मतलब ये हुआ एक्चुअली में हमें क्या हो गया है, ये लाभ हो गया है। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? पहला पॉइंट याद रखना है, जैसे हमारा संपत्ति है, जमीन की कीमत है 5, बढ़ गया 8 लाख, यानी जमीन बढ़ गया है, तो बढ़ने से हमें क्या हुआ है? फायदा। ये दिमाग में रखना। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा, मान लो मेरे पास कोई मशीन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मशीन। ठीक है, मशीन भी क्या है? हमारी संपत्ति है, तो यहाँ पे मैं नीचे से लाइन कर देता हूं। अब मान लो ये मशीन है, 2016 में मैंने खरीदा था 12 लाख रुपए का। कितने का मशीन खरीदा था? 12 लाख रुपए का। लेकिन अगर मार्केट में आज इस मशीन को लेके जाता हूं, इसकी जो बाजार कीमत है या मार्केट में आज जो कीमत होगी, मार्केट या बाजार का दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, तो मार्केट या बाजार में इसकी जो कीमत हो गई है, मान लो वो 9 लाख रुपए हो गई। 9 नहीं, तो ज्यादा हो गया, थोड़ा और कम करते हैं, मान लो 6 लाख हो गई है, सीधा आधा। 5 साल यूज कर लिए ना। तो जब मशीन कितने का था जब हमने खरीदा था? तो मशीन था 12 लाख रुपए का। आज उसकी कीमत कितनी हो गई है? आज उसकी कीमत हो गई है 6 लाख। तो रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट ये बनेगा कि यहाँ पे 6 लाख रुपए क्या हो गए? कम हो गया। ध्यान से समझना, 6 लाख रुपए क्या हो गया? कम हो गया। या यूं कह सकता हूं कि 6 लाख रुपए की क्या हो गई? कमी हो गई। तो कमी होने से या कम होने से हमें क्या हुआ? कम होने से हमें हो गया है नुकसान। क्लियर है इतना? तो इन दो वर्ड पे फोकस करना है। दो वर्ड क्या है? तो यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूं। एक है ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने से हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा होने से हमें क्या हुआ है? लाभ। और कम होने से हमें क्या हुआ है? नुकसान। क्लियर इतना? ये 2 पॉइंट याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल में मैं एक लेता हूं लेनदार। क्या लेता हूं? लेनदार। लेनदार मतलब समझते हो ना, जिसको हमें पैसे देने होते हैं। अब मान लो लेनदार हमारा क्या होता है? मान लो क्या, लेनदार हमारा दायित्व होता ही है। ठीक है, लेनदार हमारा क्या होता है? दायित्व होता है। 2016 में एक लेनदार को चुकाना था आपको 8 लाख रुपए। कितना चुकाना था? 8 लाख रुपए। फिर कुछ दिन के बाद यानी 2021 में उसका फोन आता है और वो ये कहता है कि भाई 8 लाख रुपए नहीं देना है। हालांकि टाइम गैप मैंने ज्यादा ले लिया, इतना ज्यादा टाइम गैप लेने की जरूरत नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पे इसको 2020 कर देता हूँ। ठीक है, कितना, कौन सा साल कर देता हूँ इसको मैं? 2020। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2021। 2020 में कितना चुकाना था? 8 लाख रुपए। लेकिन उसने मुझे एक दिन फोन किया और मुझे बोला कि ऐसा है अमित भाई, आपको 8 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप कितना दे देना? सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही दे देना। क्या बोला उसने? 7.5 लाख रुपए दे देना। अब ध्यान से समझना, उसको हमें पैसा कितना देना था? 8 लाख। अब हम उसको देंगे कितना? 7.5 लाख। लेनदार हमारा क्या होता है? दायित्व होता है। और ये यहाँ पे रिजल्ट क्या बनता है? इसका रिजल्ट ये बना कि अब मुझे 50,000 रुपए कम चुकाना पड़ेगा। क्या है? 50,000 रुपए कम चुकाना पड़ेगा। तो अगर मुझे 50,000 रुपए कम चुकाना पड़ेगा, तो ये जो कम चुकाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एक तरह का क्या है? लाभ है। तो इसमें याद क्या रखना है? जो मेन पॉइंट आपका वो क्या, किस पे फोकस करना है? कम। कम होने से मुझे क्या हो गया है? फायदा। क्लियर है इतना? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो यहाँ पे यहाँ पे मैं ले लेता हूं हुंडी। चलो, देनी हुंडी। ठीक है, देनी हुंडी कितना है हमारे पास? एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि जो देनी हुंडी है वो 8,000 रुपए की है। कितने रुपए की है? 8,000। मुझे ऐसा लग रहा था 2020 में मैंने बही में 8,000 ही लिखा था, लेकिन अचानक से शाम को एक और आदमी का फोन आया। उसने बोला यार मुझे भी आपसे 2,000 रुपए लेने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब देखा जाए तो हुंडी कितना देना है मुझे? 10,000 रुपए देना। सॉरी, ज्यादा जीरो हो गया, भावनाओं में बह गया। कितना देना है उसको? 10,000 रुपए। ध्यान से समझना, पहले मुझे कितना देना था हुंडी के तौर पे? मुझे हुंडी के तौर पे देना था 8,000 रुपए। लेकिन अचानक से एक जानकारी मिलने की वजह से ये पता चला कि मुझे 8 नहीं, मुझे 10 देना है। कितना देना है मुझे? 10,000 रुपए देना है। अब यहाँ पर बात को समझो। अब इसका रिजल्ट क्या मिला? इसका रिजल्ट ये मिला कि अब मुझे 2,000 रुपए ज्यादा, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर आ गया है।
अब यहाँ पे मुझे क्या होगा, अब 2,000 रुपए मुझे ज्यादा चुकाना पड़ेगा। क्या हो गया, 2,000 रुपए मुझे ज्यादा चुकाना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, जो ज्यादा चुकाना पड़ेगा, इस ज्यादा की वजह से मुझे क्या हो रहा है, इस ज्यादा चुकाने की वजह से मुझे क्या हो रहा है, नुकसान। यानी याद क्या रखना है कि अगर हमारा दायित्व जो है वो ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर है? तो ये आपका 4 रिजल्ट है, यही रिजल्ट आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं शॉर्ट में लिख, एग्जाम्पल आप लिख लेना, तब आपको बहुत फायदा होगा। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में समझाने का मतलब ये है कैसे आपको लिखना है बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है संपत्ति और एक है दायित्व। संपत्ति और दायित्व की कीमत में दो ही चीज होगी, या तो कीमत में कमी होगी या तो कीमत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा का मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में दूसरी भाषा में भी लिख देता हूँ कि वृद्धि। क्या होगी, या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। देखो अब रिजल्ट हमारा क्या निकला था, रिजल्ट हमारा निकला था कि जो संपत्ति है, संपत्ति क्या है, हमारी जमीन। यानी देखो दो है ना, एक संपत्ति था और एक यहाँ पे दायित्व था। संपत्ति की कीमत अगर ज्यादा होती यानी वृद्धि होती तो हमें क्या होता है, लाभ। यानी याद रखना, संपत्ति की कीमत ज्यादा होने से हमें क्या होगा, लाभ। ये हमारा पहला रिजल्ट आया था। दूसरा रिजल्ट क्या आया था, दूसरा रिजल्ट ये आया था कि अगर संपत्ति, मशीन क्या थी हमारी, संपत्ति, संपत्ति की कीमत कम होती तो हमें क्या होगा, नुकसान। यानी कि संपत्ति की कीमत कम होने से हमें क्या हो जाएगा, नुकसान। तो ये नुकसान जो है, अब ठीक है, अभी भी खराब हो गया, रुक जाओ भाई, चलो अब ठीक है, एडजस्ट कर लेना। देखो संपत्ति की कीमत में कमी होने से हमें क्या हुआ, नुकसान। संपत्ति की कीमत में वृद्धि होने से हमें क्या हुआ, लाभ। और उसी के साथ दो रिजल्ट और निकाला था कि दायित्व अगर कम होता है तो हमें क्या हो जाएगा, फायदा। यानी तो दायित्व की कीमत में कमी होने से हमें क्या हो जाएगा, लाभ। और दायित्व की कीमत में वृद्धि होने से हमें क्या हो जाएगा, नुकसान। तो इस तरह से टोटल आपको 4 रिजल्ट ही याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे जब भी बनाना, ये ऐसे मस्त से लाइन खींच के बना लेना। ठीक है, कि संपत्ति और दायित्व, संपत्ति और दायित्व में दो ही चीजें हो रही हैं, या तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, या तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कमी या वृद्धि होने से दो ही रिजल्ट मिलेगा, या तो लाभ होगा या तो नुकसान होगा। लाभ होगा तो कैसे पता चलेगा, संपत्ति की कीमत अगर कम हो रही है तो हमें क्या होगा, नुकसान। लेकिन अगर वही बढ़ रहा है तो हमें क्या होगा, लाभ। दायित्व की कीमत अगर कम हो रहा है तो हमें होगा लाभ, और दायित्व की कीमत बढ़ रहा है तो हमें क्या होगा, नुकसान। तो यही 4 रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? यही रिजल्ट याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब कुछ चीजें आपको और बता देता हूं मैं, कुछ चीजें क्या है, एक शॉर्ट में याद रखना है, नोट बना लेना। देखो कई बार हमें पता कैसे चलेगा, देखो जमीन, मकान, लेनदार, देनदार, देनी हुंडी, लेनी हुंडी, फर्नीचर, यंत्र, मशीन, ये सब तो जो है क्लियरली पता चल जाता है कि भाई ये हमारी संपत्ति है। लेकिन अगर दूसरी चीजें आती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा भाई ये संपत्ति है या दायित्व है। तो आपको शॉर्ट में याद क्या रखना है, एक पहला, जो हमारा है, याद रखना है क्या, जो हमारा है उसको हम क्या बोलेंगे, संपत्ति। क्या लिखा मैंने, जो हमारा है उसको हम क्या बोलेंगे, संपत्ति। दूसरा याद रखना है, जो दूसरों का है। क्या कहा मैंने, जो दूसरों का है या हमें चुकाना है। दूसरों का है तभी तो तुम चुका रहे हो ना, तुम्हारा होता तुम काहे चुकाते, खुद को थोड़ी कोई चुकाता है। तो जो दूसरों का है या हमें चुकाना है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दायित्व। तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है, और इसे में यहाँ पे भी ऐड कर लो कि जो हमारा है या हमें मिलने वाला है। हमारा है तभी हमें मिल रहा है ना, हमें मिलने वाला है। तो ये इसी के साथ ऐड कर लेना कि जो हमारा है या हमें मिलने वाला है वो हमारी क्या हो जाएगी, संपत्ति। तो यहाँ पे संपत्ति को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और यहाँ पे दायित्व को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये 2 पॉइंट आपको दूसरे नाम जो आते हैं जैसे चुकाना बाकी, मिलना बाकी, अग्रिम प्राप्त, अग्रिम चुकाया, वहां पे आपको मदद करेंगे। बाकी जमीन, मकान, फर्नीचर के लिए तो आपको यही दिमाग में रखना है। क्लियर है? तो ये इतना ही आपको याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मैंने यहाँ पे चीजें लिखी उसको नोट्स में बना लेना। अब एक बार और समझा देता हूँ, और क्या याद रखना है। देखो मैंने शुरू में ही बताया तो चलो मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। यहाँ पे जगह है और समझा तो दिया है मैंने, तो यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि जब हम संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करते हैं तो रिजल्ट जो निकलता है उस रिजल्ट के तौर पे दो ही बातें होती हैं, और दो बातें कौन सी हैं, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अब सवाल है ये लाभ और हानि हम करेंगे क्या। देखो
कॉमन जो हमारा एग्जाम्पल था या कॉमन हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि जब आपको लाभ होता है तो लाभ हमेशा क्या करोगे, जमा करोगे। जब आपको हानि होता है, हानि या नुकसान होता है, तो आप उसे हमेशा क्या करोगे, सॉरी नुकसान बोल रहा हूं, आप हमेशा उसे क्या करोगे, उधार। ये हमने रूल 11वीं में पढ़ा है और ये नॉर्मल रूल है जो हम डेली सुनते आते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं तो ये डेली हम सुनते हैं कि लाभ हुआ तो जमा कर देना है और हानि हुआ तो उधार कर देना है। क्लियर है? तो याद रखना है कि पुनः मूल्यांकन करने की वजह से जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट हमें दो ही टाइप का मिलेगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। और जो भी रिजल्ट होगा उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, लाभ हमेशा क्या हो जाएगा, जमा, और हानि हमेशा क्या हो जाएगा, उधार। अब सवाल यह है कि सर ये जमा और उधार करना क्या है, कहाँ करना है? तो अभी मैंने थियोरी में समझाया कि हमें पुनः मूल्यांकन करते समय एक अकाउंट बनाना पड़ता है हिसाबी असर दिखाने के लिए, जिसका नाम होता है पुनः मूल्यांकन खाता। क्या नाम होता है? पुनः मूल्यांकन खाता। तो याद रखना है कि ये सारी चीजें हम एंट्री कहाँ दर्शाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता में। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे मैं आपको ये शॉर्ट में समझा दिया हूँ। अब इसका थोड़ा बुक में भी चल के एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पुनः मूल्यांकन वापस लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे मैं लिखेंगे लिख देता हूँ, लिखेंगे कहाँ। तो जब कोई पूछेगा कहाँ लिखोगे तो याद रखना है कहाँ लिखना है, पुनः मूल्यांकन खाते में। तो इतनी चीजें हैं आपको जो नोट्स में बनानी है। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास में अच्छे से देखेंगे और उसका पूरा नोट्स बना लेंगे। ये आपका पूरा बेसिक क्लियर कर देगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब थोड़ा किताबी ज्ञान भी देख लेते, किताबों में क्या लिखा गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पुनः मूल्यांकन संबंधी हिसाबी असर देते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में लेना है। क्या लिखा है कि संपत्ति लेना में वृद्धि हो। तो अभी मैंने समझा दिया है कि संपत्ति लेना में वृद्धि, यानी संपत्ति या लेना आपका बढ़ता है। जो मैंने कहा ना, जो हमको लेना है या हमको मिलने वाला है, हमको मिलने वाला मतलब लेना ही होता है ना। तो अगर उसमें वृद्धि होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि संपत्ति वृद्धि होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। और नीचे देखो मैंने ये भी लिखा है कि जो हमारा या हमें मिलने वाला उसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति। यानी संपत्ति में ही वृद्धि हुआ ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाभ। और संपत्ति या लेना में कमी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हानि। उसी तरह से दायित्व या प्रावधानों में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हानि या नुकसान। सेम उसी तरह से दायित्व या प्रावधानों में कमी होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाभ। क्लियर इतना? ये 4 पॉइंट आपके मेन है। बाकी का यहाँ पे जो आपके 2 पॉइंट और दिखे हुए हैं, ये मैंने जो आपको बताया, जो हमारा है जो दूसरा का, वो वाले नियम से कर लेना। नहीं लिखा है संपत्ति बही में लाने पर। अब संपत्ति नहीं लिखा था, अचानक से लिख रहे हो तो हमारा है ना, हमारा नया चीज आ रहा है। जैसे कि मान लो मेरा कैल्सी खो गया था, ठीक है। मान लो 1 साल पहले मेरी कैल्सी खो गई थी, अचानक से घर साफ करा तो वो कैल्सी अचानक से मुझे मिल गया। तो ये मेरा क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अचानक से कैल्सी मिलना भाई, वो तो फायदा हो गया ना भाई, एक कैल्सी और मेरे पास आ गई। ठीक है, तो याद रखना, नहीं लिखा संपत्ति से हमें क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। उसी तरह से नहीं लिखा दायित्व से हमें क्या होगा, हानि। याद रखना है, नहीं लिखा दायित्व और नहीं लिखी संपत्ति। क्लियर है इतना? ये 6 पॉइंट है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि लाभ या हानि होगा, तो यहाँ पे मैं नोट्स में ही बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा, ज्यादा बेटर है। ये तो भर गया है, नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे लाभ और हानि का जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े उसमें भी हमने देखा 2 ही चीजें होती हैं, या तो लाभ होता है या तो हानि। क्या होती है, या तो लाभ होता है या तो हानि। अब मैंने कहा कि लाभ या हानि जो है हमें किस खाता में लिखा जाता है, उसके लिए हम कौन सा खाता बनाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता। कौन सा खाता बनाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पुनः मूल्यांकन खाता डिटेल में, साथ ही साथ इसके रोजनामचा भी मैं आपको समझाऊंगा। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों ही चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जानने के लिए जो जरूरी है वो भी, मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, फिर से सुनते हैं बात को, कि लाभानी खाता, यानी सॉरी, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि पुनः मूल्यांकन करने की वजह से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पुनः मूल्यांकन करने से, पुनः मूल्यांकन करने से हमें 2 ही चीजें होंगी, या क्या होगा, या तो लाभ या तो हानि। और इन लाभ हानि को लिखने के लिए हमें कौन सा खाता बनाना होता है, पुनः मूल्यांकन खाता। और शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समझाया कि लाभ हमेशा क्या होता है, जमा, और हानि हमेशा क्या होता है, उधार। तो पुनः मूल्यांकन खाता जब बनाओगे, तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा मैंने पुनः मूल्यांकन खाता बनाया, पुनः मूल्यांकन खाता। याद रखना है
कि ये वाला आपका उधार पक्ष होता है और ये वाला आपका जमा पक्ष होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद क्या रखना है, मैंने क्या बताया, लाभ होगा तो आपको कहाँ लिखना है, जमा में, और हानि होगा तो आपको उधार में लिखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी प्रकार से अगर ऐसा पढ़ के लग रहा है कि हमें लाभ हुआ तो कहाँ लिखोगे, जमा में, और हमें हानि हुआ तो कहाँ लिखोगे, उधार में। यानी क्या क्या जमा में लिखोगे, संपत्ति का बढ़ना, वो मैंने आपको समझाया क्या है, संपत्ति में वृद्धि, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, संपत्ति में वृद्धि, वो क्या होगा, हमारा लाभ। और उसी तरह से संपत्ति में जो कमी होगी वो हमारा क्या होगा, हानि। संपत्ति में कमी, वो हमें कहाँ लिखना है, हानि में लिखना है। और याद रखना है दायित्वों में वृद्धि हमारे के लिए क्या है, हानि है। तो दायित्वों में वृद्धि, यही 4 रिजल्ट बस आपको याद रखना है। बाकी की जो जानकारी है वो हम कल की क्लास में डिस्कस, क्योंकि एक साथ ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ये भी लिख देता हूँ, दायित्व में कमी। क्लियर है। हालांकि अगर आप इन चीजों को याद रखते हैं तो आपको फॉर्मेट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सारी चीजें नोट्स अच्छे से बना लेना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और सारी चीजें अच्छे से करते रहना और बाकी जो है सपोर्ट आपका बनाए रखना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।